गुड इवनिंग एवरीवन। मैं विजय अवस्थी फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल राउज करियर इंस्टीट्यूट। इससे पहले संजय सर ने मैथ्स की क्लास कंप्लीट करी है और अभी मैं इंग्लिश सेशन को लेके आया हूं। ठीक है, इसमें हम लोग एसएससी, बैंकिंग, नाबार्ड, एएफओ, एफसीआई और जितने भी आपके चाहे बैंकिंग से रिलेटेड हो या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशन है उन सबको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन हम लोग लेके आए हैं। उसमें आज सबसे पहले यहाँ पर करने वाले क्या है बच्चों हम लोग कि यार यहाँ पर हर चैप्टर का पहले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी जिस जिस इंपॉर्टेंट रूल के हिसाब से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर लेके आए हैं, जिसका नाम हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सेशन या रिवीजन सेशन रख सकते हो। ठीक है, और एक बात आपसे ये बोलनी है कि भाई सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि फिर से बात बताना चाहता हूं कि नौकरी सिर्फ आपको नहीं आपके दोस्तों को भी लगनी है। ठीक है, तो भाई सेशन को जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाओ। ठीक है यार, जितने बच्चे जुड़ेंगे उतना ज्यादा टीचर्स को मोटिवेशन आता है और उतना ही ज्यादा पढ़ाने में मजा आता है। और जितने ज्यादा देखो भाई एक कंडीशन क्लास की ये रहेगी कि आपको यहाँ पर सारे के सारे हम लोग पीवाईक्यूज क्वेश्चन करा रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करा रहे हैं। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए, तभी क्या होगा पढ़ाने में मजा आएगा, ऐसा लगेगा कि भाई बच्चों को चीजें समझ आ रही हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे करके अगर हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो यार ऑब्वियसली सिलेक्शन उतने ही नजदीक हमारा आता रहेगा। ठीक है, तो अभी मेरी क्लास के बाद मुकेश सर एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्लासेस लेके आएंगे, जिसमें चाणक्य सीरीज वाला बैच आपका चल रहा है। तो भाई देखो पहला चैप्टर जो मैंने उठाया है टेंसेस का था। टेंसेस के इंपॉर्टेंट रूल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और जितने और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस की हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो भाई बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा ये। फर्स्ट क्वेश्चन, अब देखो भाई जो बच्चे पहली बार सेशन को देख रहे हैं यार, आपके एग्जाम में ना एरर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एरर बेस्ड अगर वो क्वेश्चन रहते हैं तो आपको टैकल कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, आपको उस चीज पर ध्यान देना है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 यानी यहाँ पर बात ये होती है कि अगर आपको यहां से लेकर यहां तक कोई एरर सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर नजर आ रही है तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यहां से लेकर यहां तक कोई एरर है तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगर यहां से लेकर यहां तक कोई एरर है देन यू विल गो विद ऑप्शन नंबर 3। इफ देयर इज नो एरर इन द सेंटेंस देन यू विल गो विद ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो अगर सेंटेंस में कोई भी एरर नजर नहीं आ रही आपको तो आप लोग क्या लगाएंगे, अपना आंसर ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे, दैट इज नो एरर। ठीक है, तो भाई देखो पहला क्वेश्चन है व्हेन आनंद रीच्ड द विलेज ही फाउंड दैट रिपोर्ट्स अबाउट हिम प्रीसीडेड हिम। ठीक है, तो भाई देखो सेंटेंस क्या कह रहा है कि जब आनंद कहां पहुंचा, अपने गांव पहुंचा। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, ध्यान से समझिएगा। आनंद की बात हो रही है, आनंद यहाँ पर किसका काम कर रहा है यार, यहाँ पर आनंद वर्ड एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है जी। किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद एक चीज याद रखिएगा बच्चा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर आपको क्या फॉर्म दिखती, ईडी फॉर्म दिखती है तुरंत बाद, तो ये थर्ड फॉर्म नहीं होती है। जैसे सपोज करो ईडी में मैंने ले लिया प्लेड, ये रहा, क्योंकि प्ले है मेन वर्ड, प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है यार, प्लेड, एंड थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, प्लेड होती है। ठीक है, ये रहा। और बच्चा कंफ्यूजन इसमें इस बात को लेकर हो जाता है कि भाई ईडी फॉर्म है तो ईडी फॉर्म सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, वही पता नहीं चल पाता बच्चे को। तो बच्चा याद रखिएगा कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद कभी भी ईडी फॉर्म नजर आती है ना तो वो वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म होगी। वो वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी यार, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर आपको क्या दिखे, हेल्पिंग वर्ब नजर आए, फिर उसके बाद ईडी फॉर्म नजर आए, जैसे मैंने आपको लिखा है यहाँ पर सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव अगर आपको नजर आता है फॉर एग्जांपल, उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर यह ईडी फॉर्म आती है तो इट मींस वो कौन सी फॉर्म होगी, वो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का वो काम करेगा। ठीक है,
तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो अब यहां पर लिखा क्या गया है, अब यहां पर देखो, अब आनंदा के बाद सीधा ईडी फॉर्म नजर आ रही, इट मींस ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, ठीक है। उसके बाद देखो व्हेन आनंदा रीच्ड द विलेज ही फाउंड दैट रिपोर्ट्स अबाउट हिम प्रीसीडेड हिम, ठीक है। तो बात याद रखना कि जब पास्ट में दो एक्शन होते हैं यार, पास्ट में कितने एक्शन हो जाएंगे, दो एक्शन होंगे, और उन दो एक्शन में जो एक्शन पहले हुआ होगा उसको आपने बनाना होता है पास्ट परफेक्ट में, और जो एक्शन बाद में होता है उसको बनाना होता है आपको पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। ये आपने काम करना होता है भाई। तो देखो यानी पास्ट के दो एक्शन, दो एक्शन, ठीक है। तो जो एक्शन पहले कंप्लीट हुआ है, फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन, ठीक है, फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन, तो जो कार्य पहले पूरा होगा उसको आप बनाओगे पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट क्या कहता है यार, सब्जेक्ट हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और जो कार्य बाद में पूरा हुआ होता है सेकंड कंप्लीटेड एक्शन, तो उसको आप बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट कहता है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये रहा। अब देखो व्हेन आनंद रीच द विलेज ही फाउंड, तो बात आती कि आनंद पहले गांव पहुंचा या पहले उसे कुछ चीज प्राप्त हुई, तो भाई पहले गांव पहुंचा होगा बाद में चीज प्राप्त हुई होगी, तो पहले कौन सा कार्य हुआ है, पहले गांव पहुंचने का काम पूरा हुआ है, तो गांव पहुंचने का काम पहले पूरा हुआ है, तो इसको बनना था पास्ट परफेक्ट में, और इसका स्ट्रक्चर होना था सब्जेक्ट हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर आनंद के बाद क्या आना था आपका ऑप्शन नंबर 1 में आनंद हैड रीच्ड बनना था, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए था भाई, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से आप लोग पढ़िए और उसका आंसर दीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द पुअर मैन सेव्स द मनी, यानी जो गरीब व्यक्ति होता है वो मनी को सेव करता है, ठीक है। अब बात आती है देखो द पुअर मैन यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है यार, पुअर मैन किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। और सब्जेक्ट के बाद ये है वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब दिख रहा है, और वर्ब में क्या जुड़ा है, मेन वर्ड तो सेव होता है ना, और सेव में क्या लगा दिया, एस लगा दिया, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जब भी आपको नजर आता है, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें एस या ई एस फिर ऑब्जेक्ट, ये जो टेंस होता है दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। एक चीज तो मेरे को ये नजर आई प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। बट देन ही बिगेन, अब देखो आगे जाके मैं पढ़ रहा हूं, देन ही बिगेन, वो कह रहा है कि गरीब आदमी मनी यानी पैसा बचाता है, फिर उसने शुरू करा था। अब देखो सब्जेक्ट यहाँ ही है, ठीक है, और ही के बाद बिगिन की सेकंड फॉर्म है बिगेन, बिगिन की सेकंड फॉर्म क्या है, बिगेन, ठीक है। बिगिन, बिगेन और बिगन होता है, तो बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन दे रखा है, इसका मतलब सब्जेक्ट के बाद इन्होंने क्या दे दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे दी है। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये कौन सा टेंस हो गया, ये टेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब बात आती है यार कि एक ही सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट भी दे दिया और पास्ट इंडेफिनिट भी दे दिया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एरर तो है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, द पुअर मैन सेव्स द मनी बट, ठीक है, देन ही बिगेन टू वरी दैट क्या, थीव्स माइट टेक इट अवे, भाई एक पुअर आदमी पैसे बचाता, फिर उसने सोचा था, भाई सब्जेक्ट के बाद वो आपकी सेकंड फॉर्म दिखा रहा है कि उसने सोचा था, तो बात ये आती है कि यहाँ पर बिगेन से हमें पता चला कि यार ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, अगर सेंटेंस पास्ट का है तो भाई यहाँ सेव से प्रेजेंट क्या कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या होने वाला था, ऑप्शन होना चाहिए था सेव्ड, ठीक है। द पुअर मैन सेव्ड द मनी, गरीब व्यक्ति ने पैसे बचाए थे, ठीक है, क्योंकि यार बात पास्ट की हो रही तो सारा स्ट्रक्चर पास्ट का ही तो बनेगा, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा फिर, गरीब व्यक्ति ने, गरीब आदमी ने पैसे बचाए थे और उसके बाद उसको चिंता हो गई थी, ठीक है। किस बात की चिंता हो गई थी, कि जो चोर हैं शायद उसके पैसे लेके चले जाएं, ये इसका आंसर कह रहा है।
तो कुल मिला के बात ये थी कि बात पास्ट की चल रही थी, तो पूरा स्ट्रक्चर किस में होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होने वाला था, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, जिसको डाउट होता है, कोई भी चीज समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट करके जरूर बोल सकते हैं। ठीक है, कि सर ये कैसे हुआ, कौन सा रूल आया, सारा का सारा आपको बता दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो, इंपॉर्टेंट ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट दो रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ चुके हैं। एक तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, अभी थर्ड चल रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैंने आपको यह बताया था कि जब दो कार्य पास्ट में पूरे हुए थे, तो जो कार्य पहले पूरा हुआ होता है उसको आप पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, और जो कार्य बाद में पूरा हुआ होता है उसको आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट कहता है सब्जेक्ट के बाद हैड, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट इंडेफिनिट कहता है सब्जेक्ट देन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट। ये होता पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से पढ़ेंगे और आंसर देंगे। जिसको आंसर पता चल रहा है वो जल्दी से आंसर देंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इट इज हाई टाइम, ठीक है, वी रेनोवेट आवर ओल्ड हाउस। ठीक है, वो बात हो रहा है कि भाई ये सही सही में है, हमारे घर को, हमारे पुराने घर को क्या करने का, रेनोवेट करने का। ये एक बिल्कुल बढ़िया टाइम है, ये कहना चाह रहा है। तो बच्चा इसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट, देखो भाई जो बच्चे सेशन को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार क्या हर कोई पहली बार ही पढ़ रहा है, क्योंकि सेशन की शुरुआत आज से हो गई है। तो कंप्लीट हर चैप्टर को यहाँ पर पूरा का पूरा कराया जाएगा। पहले टेंस कराए जाएंगे, फिर अदर चैप्टर्स कराए जाएंगे। मतलब हमारा यहाँ पर मोटिव ये है कि जो टेंसेस का रिवीजन अगर हम लोग प्रैक्टिस सेशन में अभी लेके आया हूँ, तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट आपके ग्रामर के रूल जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड ही मैं आपके क्वेश्चन लेके आया हूँ। और उस क्वेश्चन को समझाते समझाते मैं आपको वहां पर रूल्स भी लिखा दूंगा। उन रूल्स को आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है, ताकि कल के दिन आप जब भी टेंसेस चैप्टर को रिवीजन करें, एग्जाम देने जाएं, तो उससे पहले क्या करोगे आप, जो नोट्स बनेंगे आपको, उस नोट्स को आपने रिवीजन जरूर करना है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट यहीं से क्वेश्चन आने वाला है आपका। ठीक है, तो देखो यार, इट इज हाई टाइम, तो याद रखिएगा बच्चा, जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत हाई टाइम, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, सिंपल सा याद रखना। इट इज टाइम से जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत होगी, तो इसके बाद जो सेंटेंस बनेगा या जो इसके बाद क्लॉज बनेगा, उस क्लॉज का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये रहा। ठीक है तो देखो, इट इज हाई टाइम के बाद हमेशा कौन सा टेंस आता है यार? पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है भाई। तो देखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहता क्या, बात क्या आती, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहता है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या ये स्ट्रक्चर है या नहीं, आपको चेक करना होगा। देखो, तो इट इज हाई टाइम वी रेनोवेट यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पर सब्जेक्ट वी है। ठीक है, सब्जेक्ट वी है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी थी, और जबकि रेनोवेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर रेनोवेट की जगह क्या आना था? रेनोवेटेड आना था भाई। क्या आना था रेनोवेट की जगह? रेनोवेटेड। आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इट इज हाई टाइम के बाद जब भी आपका आगे जो क्लॉज बनेगा, वो क्लॉज होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहता है सब्जेक्ट देन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपका आंसर देखो, इट इज हाई टाइम वी रेनोवेटेड होना था यहाँ पर। ठीक है, तो जो ये रूल्स यहाँ पर आपको लिखाए जा रहे हैं ना, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। इससे रिलेटेड रूल, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे, तो आपको नोट डाउन जरूर करना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या, जल्दी से पढ़ेंगे और आंसर देंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है यू आर अ वेरी लवेबल पर्सन। ठीक है, बट आई एम नॉट लविंग यू। सेंटेंस है यू आर क्या,
वेरी लवेबल पर्सन, यानी प्यारा दुलारा आप बोल सकते हो। आप बहुत ही लवेबल पर्सन हो, यानी आप बहुत ही प्यारे या दुलारे पर्सन हो किसी के लिए। बट आई एम नॉट लविंग यू, मैं तुमसे प्यार नहीं कर रहा हूं। अब एक चीज आप यहां पर ध्यान से समझिएगा, ग्रामर में वर्ब तो सभी को पता है, एक वर्ब होती है स्टैटिक वर्ब। कैसी वर्ब्स होती हैं? स्टैटिक वर्ब्स। स्टैटिक वर्ब से रिलेटेड यहाँ पर ये क्वेश्चन मिला आपको, ठीक है। अब बात आती है यार स्टैटिक वर्ब होता क्या है, ठीक है, उस चीज को ध्यान से समझेंगे। तो ऐसी वर्ब जिनका यूज आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कुल मिला के बात यह है कि किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में जिन वर्ब का यूज नहीं होता है उन वर्ब को आप क्या बोलते हैं? स्टडी वर्ब बोलते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। वो वर्ब जिनका यूज हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं, ऐसी वर्ब को हम स्टडी वर्ब्स कहते हैं। जैसे कभी आपने सुना जिंदगी में किसी के मुंह से आई एम लविंग यू? कभी नहीं सुना होगा। कभी आपने सुना आई एम हेटिंग यू? कभी सुना है? कभी नहीं सुना होगा बच्चा। आई एम लविंग यू, आई एम हेटिंग यू कभी नहीं सुना होगा, ठीक है। क्यों नहीं सुना होगा? क्योंकि ये जो लव है, ये हेट है, ये सारी की सारी स्टडी वर्ब है, और स्टडी वर्ब का यूज कंटिन्यूअस टेंस में नहीं हो सकता है। कंटिन्यूअस टेंस देखो, इज एम आर के बाद वर्ब की एनजी फॉर्म, इज एम आर के बाद वर्ब की एनजी फॉर्म, तो कंटिन्यूअस टेंस में इसका यूज आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो यार, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो करना क्या होता है, जब भी ये स्टडी वर्ब वाले क्वेश्चन आपके आते हैं, तो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब की एनजी फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में स्टडी वर्ब का यूज हो रहा है, तो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदल देना है यार। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में बदल दोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदल दोगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या कहता है? सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो आई एम लविंग यू का क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया आई, और सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लव, और ऑब्जेक्ट क्या होगा? यू, आई लव यू बन जाएगा भाई। इस टाइप से आपको देखना होता है। ऐसे आई एम हेटिंग यू का क्या बन जाएगा? आई हेट यू। समझ आ गया बच्चा? बात सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही नहीं है, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, आप स्टडी वर्ब का यूज आईएनजी फॉर्म में नहीं कर सकते हो। सेम कहानी ये भी बन रही है, देखो यहां पर क्या दे दिया? आई एम नॉट लविंग यू, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आंसर हो जाएगा। यहां पर करना क्या था? लविंग कटना था, ठीक है, एम नॉट करना था, सीधा क्या बनना था? आई एम नॉट लविंग यू। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप लोग बदलोगे, और प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या कहता है? आई एम नॉट लविंग यू का क्या हो जाएगा? आई डोंट लव यू, आई डोंट लव यू बन जाएगा भाई, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, ये स्टैटिक वर्ब से रिलेटेड था, ठीक है। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक वर्ब है, वो मैं आपको लिखा देता हूं ताकि वो आपके एग्जाम में काम आए भाई, ठीक है। तो स्टडी वर्ब तो सभी को पता चल गया होगा यार। ऐसी वर्ब जिनका यूज हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं, ऐसी वर्ब जिनका यूज हम किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं, वो वर्ब स्टडी वर्ब कहलाती हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट स्टडी वर्ब में लिखा देता हूं, जैसे एक तो यही लिख लिया था हम लोगों ने, लव हो गया, हेट हो गया, रिमेंबर हो गया, ठीक है, और क्या आ गया? लाइक, डिसलाइक, और सबसे ज्यादा यहां से जो क्वेश्चन बनता है ना, वो आता है आपका ओन। ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ओन। कभी सुना आपने आई एम ओनिंग दिस हाउस? तो ये बोलना गलत है, सुना भी होगा, स्पीकिंग में चलता है यार। स्पीकिंग में आपसे कोई कुछ भी बोल दे, ही डोंट नो बोल दे, आई डज नॉट गो बोल दे, आई आर नॉट ईटिंग बोल दे, चलेगा। स्पीकिंग मीन्स इफ अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ यू, इफ ही कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, तो भाई स्पीकिंग यही है। समझ आ रहा है? तो स्पीकिंग का मतलब क्या है कि सामने वाला व्यक्ति अगर आपकी बोली गई बात को कंप्लीटली समझ जा रहा है तो वो स्पीकिंग है। जैसे हम लोग हिंदी बोल रहे हैं या इंग्लिश हिंदी बोलते हैं, तो कौन सा हम लोग पूरे व्याकरण का यूज करके हिंदी बोलते हैं यार। समझ आ रहा है? तो हिंदी में भी तो हम लोग बहुत व्याकरण की गलतियां करते होंगे। सेम कहानी इंग्लिश की भी है। इंग्लिश में आपको
स्पीकिंग जब आप करोगे तो ग्रामर एरर वहां नहीं देखी जाती है, ठीक है। कुछ भी आप बोल सकते हो भाई, आई आर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, सामने वाले व्यक्ति को समझ आ रहा है तुम क्या कह रहे हो। आई आर कमिंग मतलब मैं आ रहा हूँ, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ग्रामर का ध्यान देना होता है, तो कभी भी आप इन वर्ड का यूज कंटिन्यूस टेंस में नहीं कर सकते हो बच्चा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट जो स्टडी वर्ब है जहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एक वर्ड और आ जाता है आपका यहाँ पर, बिलीव, ठीक है, अंडरस्टैंड, ठीक, एटसेट्रा। तो ये स्टडी वर्ब से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था यार, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, जिसको आ रहा है तो आंसर भी दें कि भाई क्या लग रहा है, कौन से पार्ट में एरर है, या एरर है ही नहीं तो भाई हो सकता है नो एरर भी आपका आंसर हो सकता है। सेंटेंस क्वेश्चन नंबर 5 है, आई हैव सीन दैट फिल्म लास्ट ईयर। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है यार, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्यों क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपको किसी भी सेंटेंस में क्या नजर आए, एगो नजर आए, या जब भी आपको किसी सेंटेंस में क्या नजर आए, लास्ट ईयर नजर आए, ठीक है, या आपको क्या नजर आए, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, कुछ ऐसा, ठीक है, या आपको नजर आए लास्ट वीक, या नजर आ सकता आपको लास्ट मंथ, ठीक है, ये रहा, ठीक है। लास्ट लास्ट संडे, हाँ एक चीज याद रखना है, जो लास्ट संडे है ना, एक बार एग्जाम में एरर आया था। एग्जाम में एरर क्या था कि लास्ट संडे को एग्जाम में संडे लास्ट लिख दिया गया था, तो लेकिन संडे लास्ट भी गलत नहीं है, वो बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। लास्ट संडे बोलो या संडे लास्ट बोलो, दोनों के दोनों अपने आप में करेक्ट हैं। तो बात ये है, मुद्दा ये है कि जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप के वर्ड आपको दिख जाए, यानी जब भी आपको किसी सेंटेंस में एगो हो गया, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट ट्यूसडे, कुछ भी हो, तो आपको याद रखना है कि ये जो फिर सेंटेंस बनेगा, जब भी किसी सेंटेंस में ये वर्ड यूज होते हैं ना, तो चेक करो कि क्या वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बना है या नहीं बना है, ठीक है। तो इन वर्ड से रिलेटेड सेंटेंस हमेशा कौन से टेंस में बनना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनना चाहिए। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहता है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। बेहतरीन रूल है यार, जबरदस्त रूल है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है, गारंटी के साथ कह रहा हूं, इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। तो देखो ये बिग हिंट है, ये जो वर्ड है ना, ये बिग हिंट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने की, ठीक है। तो देखो पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्या नजर आ रहा है मेरे को, आई हैव सीन दैट फिल्म लास्ट ईयर। ये कह रहा है कि मैंने यह फिल्म लास्ट ईयर देखी थी। तो भाई देखो लास्ट ईयर मेरे को यहाँ पर एक बिग हिंट मिली पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो मेरा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए था, स्ट्रक्चर होना चाहिए था सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, जबकि इन्होंने यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज हैव दे दी, जबकि यहाँ तो मुझे हैज हैव की जरूरत थी ही नहीं। समझ आ रहा नहीं आ रहा, मुझे हैज हैव की जरूरत तो थी ही नहीं, तो फिर हैज हैव क्यों दे दिया गया है, ठीक है। और जबकि आपको एक चीज और बता देता हूं, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। सब्जेक्ट हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट होता है, लेकिन मुझे पास्ट इंडेफिनिट चाहिए, तो भाई पास्ट इंडेफिनिट कहता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ। तो सब्जेक्ट है आई, आई के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब है हमारी सी, सी की सेकंड फॉर्म होती है सॉ, और थर्ड फॉर्म होती सीन, और वर्ड क्या दे दिया था, सीन दे दिया था। तो आंसर क्या होना था बच्चा पार्टी, आंसर होना था आई सॉ। समझ आया नहीं आया यार, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, जबरदस्त या जबरदस्त जो भी है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था भाई, ठीक है। एक बार नहीं बार बार आपके एग्जाम में टकराएगा, इसलिए यार मैं फिर से कह रहा हूं, नोटबुक डायरी अपने साथ में रखो, जो भी यहाँ पर रूल्स आपको कराए जा रहे हैं उनको नोट डाउन करो, क्योंकि कल के दिन फिर से अगर ये टकराएंगे तो फिर वहां पर आप गलती नहीं करो। इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशन हम लोग यहाँ पर लेके आए, एमसीक्यूज बेस्ड आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। एमसीक्यूज में भी ऐसा नहीं कि आ रहे हैं करा रहे हैं भाई इसका आंसर ये है बोल के चले जा रहे हैं, नहीं। आपको चाहे मैं हूं, मुकेश सर हूं, मुकेश सर है या कोई भी टीचर है, आपको कल अभी 8 बजे आपकी एग्रीकल्चर की क्लास होगी, वहां पर देखिएगा सर ने, क्योंकि भाई देखो यहाँ पर ऑनलाइन आके बकवास करनी एक अलग बात होती है, टीचर
कैमरे के पीछे कितनी मेहनत करता है। मुकेश सर की मेहनत मुझे पता है कि ऑफिस में रात दिन बैठकर कैसे क्वेश्चन वो तैयार कर रहे हैं। एक क्वेश्चन होता है जो उनके अपने जो मुकेश सर ने जो ऑप्शन बनाए हैं ना, उन ऑप्शन को इतने बेहतरीन तरीके से वहां पर मैनेज किया गया ताकि उन ऑप्शन से भी आपका क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, इतनी बेहतरीन सीरीज वो लेके आए हैं, तो इसका फायदा आपको जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि टीचर की मेहनत तभी सफल होती जब उसका बच्चा या चाहे उसका स्टूडेंट एग्जाम को क्रैक करे। ठीक है, तो भाई टीचर को भी मोटिवेशन तभी मिलता है जब आप बार बार उसमें मेहनत करके एग्जाम क्रैक करते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपके ऑप्शन तैयार करे गए हैं ताकि आप उनको नोट डाउन भी करें। ठीक है, बढ़ते हैं यार क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस 3 years। अब देखो वो कह रहा है कि भाई मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में 3 सालों से काम कर रहा हूं। ठीक है, तो बात यह आती कि भाई देखो सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेरे को क्या नजर आया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद यानी आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो यार बच्चा याद रखिएगा सब्जेक्ट हैज या हैव, ठीक है, बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, ऑब्जेक्ट, फिर यहां पर आपको क्या दिखेगा, सिंस या फॉर, फिर आगे आपको टाइम इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट हैज हैव बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, ये पहचान होती है कौन से टेंस की, ये पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन से टेंस की पहचान होती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है क्या, हैज हैव बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, सिंस और फॉर, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बच्चा। ठीक है, अब बात आती है, देखो पूरी कहानी तो सही है, देखो सब्जेक्ट आई था, आई के साथ हैव लगता है, बिल्कुल करेक्ट है, बीन की पोजीशन सही है, वर्किंग बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का काम इन दिस ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। फिर बात आती कि भाई मैं लगाऊं सिंस लगाऊं या फॉर लगाऊं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक एरर जरूर बनता है, वो है सिंस लगाऊं या फॉर लगाऊं। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग या आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मॉर्निंग। ठीक है, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूं। तो बच्चा याद रखिएगा सिंस का यूज आप तब करते हो जब कार्य का स्टार्टिंग पॉइंट, जब आप किसी भी एक्शन को कर रहे हो ना, उसका अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है देन वी यूज सिंस। जैसे मैंने बोला मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, तो आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock बोलूंगा मैं। ठीक है, तो एक्शन कब स्टार्ट हुआ था उसका स्टार्टिंग पॉइंट मुझे गिवन है, तो हम लोग सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, सिंस का यूज कब करते हैं, व्हेन स्टार्टिंग टाइम इज गिवन। ठीक है, जब एक्शन को करने का स्टार्टिंग टाइम गिवन होता है, जैसे मैंने अभी अभी बोला आपको सिंस 2 o'clock, ये रहा। ठीक है, वह मंडे से बीमार है, सिंस मंडे, ये रहा भाई। ठीक है, तो आपको रटना नहीं है। ठीक है, ऐसे कुछ भी आप बना सकते हो, सिंस मई, वह मई से घर नहीं गया है, या वह अप्रैल से घर नहीं गया है, सिंस अप्रैल आ जाएगा, इस टाइप से। तो जब भी किसी एक्शन को करने का कब वो एक्शन स्टार्ट हुआ था, अगर वो पॉइंट वो टाइम आपको गिवन है तो आप सिंस का यूज करते हो। और दूसरी बात आती कि भाई फॉर का यूज कब करेंगे। ठीक है, तो फॉर का यूज तब करते हैं जब आपको समय अंतराल दिया होता है। समय अंतराल को हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं टाइम ड्यूरेशन। तो जब टाइम ड्यूरेशन दिया होता है तो फॉर का यूज करते हैं। मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, सिंस 2 o'clock, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो फॉर 2 hours आ जाएगा, फॉर 2 hours। इस टाइप से आप कुछ भी बना सकते हो। वो 10 दिनों से एब्सेंट है, वो 10 सालों से एक अध्यापक रहा है। ठीक है, तो इस केस में आपने फॉर का यूज करना है। तो कुल मिला के बात यह है, फॉर का यूज तब करोगे जब समय अंतराल गिवन होगा। अब बात आती है, देखो अब सेंटेंस पढ़ते हैं तो हम लोग चेक करते हैं कि भाई स्टार्टिंग टाइम दिया है या समय अंतराल यानी टाइम ड्यूरेशन दिया है। तो टाइम ड्यूरेशन होगा तो मैं फॉर लगाऊंगा, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन दिया होगा तो मैं सिंस का यूज करूंगा बच्चा। ठीक है, तो देखो आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस या फॉर 3 years, मैं 3 सालों से इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं। तो भाई 3 साल कब से स्टार्ट हुए थे वो हमें नहीं दिया गया है, इसका मतलब समय अंतराल दिया गया है, 3 साल का एक ड्यूरेशन दिया गया है। तो वो जो ड्यूरेशन है
तो ड्यूरेशन है तो इट मीन्स वी हैव टू यूज इंस्टेड ऑफ सिंस क्या फॉर। तो फॉर 3 इयर्स होना था यहाँ पर, सिंस 3 इयर्स नहीं होना था, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी मैंने आपको यहाँ पर पूरा समझा दिया है कि कब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज होता है, कैसे होता है बच्चा। ठीक है, चलो यार आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा है और लग रहा है कि बहुत आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं है। आसान उनके लिए होगा जिन्होंने पहले पढ़ लिया होगा, और उनके लिए थोड़ा मुसीबत खड़ी करेगा जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा। पढ़ने में तो बिल्कुल सही लग रहा है। क्या सही लग रहा है? देखो सेंटेंस कह रहा है आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रन। ठीक है, तो मेरे 3 बच्चे हैं, सेंटेंस ये बोलना चाह रहा है। तो भाई मेरे 3 बच्चे हैं, तो देखो बहुत बारी तो बच्चा सोचता है 3 है तो यहाँ चिल्ड्रंस लगाएंगे। बच्चा एक बात का ध्यान रखिएगा, वैसे छोटी चीज है, छोटी बात है, चिल्ड्रन का प्लूरल चिल्ड्रंस नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म चिल्ड्रन होता है, तो चिल्ड्रन का भी चिल्ड्रंस थोड़ी होगा यार। तो याद रखिएगा चिल्ड्रन का प्लूरल फॉर्म चिल्ड्रंस नहीं होता है, क्योंकि चिल्ड्रन ऑलरेडी अपने आप में प्लूरल फॉर्म है। गॉट इट? अब देखो तो यार 3 चिल्ड्रन तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अब बात समझना, बात हो रही है पजेशन की। किसकी हो रही है? पजेशन। पजेशन यानी अधिकार। ठीक है, पजेशन यानी अधिकार। तो जब भी, क्योंकि बात ये आती है ना कि जब भी हैज हैव का यूज, ठीक है, जैसे यहां पर हैव का यूज है, जब भी हैव का यूज क्या शो करने के लिए होगा? अधिकार दिखाने के लिए होगा। तो उस केस में आप हैव के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करते हो। जैसे आप कह रहे हो कि मेरे पास 2 पेंसिल हैं, तो आई हैव 2 पेन्स या पेंसिल्स। ठीक है, ये लगाओगे। यहां पर आप ये नहीं बोलोगे आई एम हैविंग 2 पेंसिल्स, ये गलत हो जाएगा। आई एम हैविंग 2 पेन्स बोलना गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी हैव का यूज क्या शो करने के लिए होता है? अधिकार जताने के लिए होता है। तो उस केस में आप हैव का हैविंग नहीं बनाते हो, आपने उसको हैव एज अ हैव ही यूज करना होता है। एक बात तो ये होगी यार। दूसरी बात, हैव का यूज किस चीज के लिए होता है? हैव का यूज अगर आपका खाने के लिए होता है, किसके लिए होता है? खाने के लिए। उस केस में आप हैव की आईएनजी फॉर्म का यूज करोगे। जैसे आप बोलो कि मैं मोमोज खा रहा हूं, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी यार बच्चा? इसकी इंग्लिश बनेगी आई एम ईटिंग मोमोज। क्या बनेगी? आई एम ईटिंग मोमोज। लेकिन मैंने आपको बताया कि भाई खाने के लिए आप ईट की जगह किसका यूज कर सकते हो? हैव का यूज कर सकते हो। तो ईटिंग की जगह आप क्या यूज कर सकते हो? हैविंग का यूज कर सकते हो। ये रहा। तो आई एम हैविंग मोमोज बोलो या आई एम ईटिंग मोमोज बोलो, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। तो बात याद रखिएगा, हैज हैव का यूज जब एक्शन को दिखाने के लिए होता है। क्या दिखाने के लिए? एक्शन दिखाने के लिए होता है। तो उस केस में आप आईएनजी फॉर्म लगा सकते हो। लेकिन जब हैज हैव का यूज अधिकार दिखाने के लिए होता है, तो उस केस में आप आईएनजी फॉर्म नहीं लगाओगे। आई हैव अ पेन, आई हैव अ कार, आई हैव अ हाउस। ठीक है, ये आपको बोलना पड़ेगा। लेकिन आई एम हैविंग अ कार बोलना गलत हो जाएगा, जबकि बहुत सारे लोग स्पीकिंग में ऐसा बोलते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली ऐसा बोलना गलत है बच्चा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर अधिकार दिखा रहा है कि मेरे 3 बच्चे हैं, कोई एक्शन तो दिखा नहीं रहा, यानी अधिकार दिखा रहा, तो अधिकार दिखा रहा है तो आप हैविंग यूज नहीं करोगे भाई। जब भी अधिकार दिखाने की बात आएगी हैविंग यूज नहीं करोगे, हैव यूज करोगे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज क्या बनने वाला? आई एम हैविंग की जगह आई हैव 3 चिल्ड्रन होगा। ठीक है, तो आपका आंसर था ऑप्शन नंबर 2। बढ़िया क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन था, और ऐसा क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में टकराएगा। ठीक है, बढ़ते हैं यार क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कभी कभी ना हर बारी एग्जाम में डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत बार एग्जाम में आसान क्वेश्चन भी आते हैं। कैसे क्वेश्चन? इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर, सिंगुलर एक वचन, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या लेता है? वर्ब भी क्या लेगा? सिंगुलर लेगा। इस बात को ध्यान रखना।
सब्जेक्ट सिंगुलर, आई हो गया, ही, शी, इट, एनी, नेम या थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो वर्ब भी क्या लेगा यार, वो वर्ब भी प्लूरल लेगा। प्लूरल जैसे मतलब सिंगुलर जैसे बॉय हो गया, बॉय का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, बॉयज। गर्ल हो गया, गर्ल का प्लूरल फॉर्म गर्ल्स। ठीक है, तो बात ये आती है, अब यहाँ पर देखो, अब प्रिंस, यानी प्रिंस क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। प्रिंस अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। तो भाई वर आएगा या वो जाएगा, ये तो बहुत, इसे बोलते हैं हलवा क्वेश्चन, बस परोसा गया है, बस खाओ और आगे बढ़ो। ठीक है, तो सीधा सीधा इसमें बहुत सारे बच्चों को ये भी यहाँ पर मिसकंसेप्शन होता है कि यार एग्जामिनर इतना आसान तो नहीं देगा, तो इसका मतलब यार अब प्रिंस वर्ब बिल्कुल करेक्ट हो सकता है, लेकिन बच्चा ऐसा नहीं है। एग्जामिनर आसान क्वेश्चन भी देते हैं, ऐसा थोड़ी कि 10 क्वेश्चन दे दिए, 10 के 10 टफ तो बनाएंगे नहीं ना, तो बहुत बारी वो आसान क्वेश्चन भी देते हैं। तो बस आपको समझने की देर होती है, भाई ये आसान ही क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ध्यान से समझो और उसका आंसर दो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, Ritu was explain the benefits of doing yoga at least 4 times a week। वो कह रहा है कि भाई रीतु जो है एक्सप्लेन कर रही थी, किसके बारे में एक्सप्लेन कर रही थी, बेनिफिट्स ऑफ योगा, यानी योगा करने के क्या फायदे होते हैं, उसके बारे में रीतु क्या कर रही थी, एक्सप्लेन कर रही थी। तो यार ये तो सीधा सीधा एरर नजर आ रहा है हमें। तो बात ये है कि भाई देखो, मुझे यहाँ पर वज दिखा, वज यानी हेल्पिंग वर्ब है, तो बात याद रखना इज एम आर है। ठीक है, वर्ड आपको क्या दिखेगा, इज एम आर, वज, वर। इनके बाद आपको अगर वर्ब दिखेगा, या तो वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिख सकती है, या तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। इज एम आर वज वर के बाद कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आ ही नहीं सकती है। अगर इज एम आर के बाद वज वर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रहा है तो सेंटेंस वहीं पर गलत हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या होना था, रीतु वॉज, अच्छा डॉक्टर रीतु वॉज एक्सप्लेनिंग हो सकता था, क्या हो सकता था, एक्सप्लेनिंग। तो डॉक्टर जो रीतु थी वो एक्सप्लेन कर रही थी, बात पास्ट की हो रही है तो वॉज एक्सप्लेनिंग आएगा। तो मैं फिर से कह रहा हूं, याद रखना यार कि इज एम आर वॉज वर्ब के बाद कभी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं आती है, सॉरी कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, आएगा तो या तो आईएनजी फॉर्म का यूज होगा या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से पढ़ेंगे और आंसर देंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है वी विल नॉट वांट, विल नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है, विल नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है वांट। ठीक है, इसमें कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, विल नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म होती है वांट। ठीक है, और एक चीज और, जैसे आई विल है, ठीक है, या ही विल है, ठीक, तो अगर इनकी भी शॉर्ट फॉर्म होती है, आई विल को बहुत बारी ऐसा भी लिखा जाता है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, आई विल पढ़ा जाता है, यानी आई विल पढ़ा जाता है। ही विल की शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, ही इल, ये रहा। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक बातें हैं, जिनको नहीं पता वो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस देखो, वी विल नॉट वॉन्ट आर किड्स टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय सच टीवी सीरियल्स। ठीक है, हम नहीं चाहेंगे, क्या नहीं चाहेंगे, अपने बच्चे से कि भाई वो इन्फ्लुएंस हो, इस तरह के टीवी सीरियल से इन्फ्लुएंस हो। तो यार एग्जाम में हर बार एरर थोड़ी आता है, 9 क्वेश्चन कर लिए, 9 के 9 में एरर था, तो यार कुछ तो रहम करो। यहां पर आंसर क्या था आपका, ऑप्शन नंबर 4, सेंटेंस में कोई भी एरर, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो कोई भी एरर, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, दैट इज नो एरर। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, इसके बारे में पढ़ा चुका हूं, इसके बारे में अभी अभी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो देखो सेंटेंस है, द वेस्ट इंडीज टीम हैडंट, अब देखो
एक बात याद रखना है, जो भी नेम ऑफ आइलैंड होते हैं ना उनके साथ आर्टिकल द का यूज जरूर किया जाता है। जैसे यहाँ पर वेस्ट इंडीज, नॉर्मली क्या होता है किसी कंट्री के नेम के साथ आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। द इंडिया कभी नहीं सुना होगा, द पाकिस्तान कभी नहीं सुना होगा, द नेपाल कभी नहीं सुना होगा, लेकिन यहाँ पर द वेस्ट इंडीज दिया हुआ है। तो क्यों दिया हुआ है? तो नेम ऑफ कंट्री के साथ कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। लेकिन वेस्ट इंडीज एक ऐसी कंट्री है जिसके साथ आर्टिकल द का यूज होता है। उसके पीछे रीजन ये है कि जो वेस्ट इंडीज है वो ग्रुप ऑफ आइलैंड है, और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ आर्टिकल द का यूज होता है। द अंडमान्स, द निकोबार्स, द यूएसए, यूएसए ग्रुप क्या, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड से रिलेटेड जितने भी कंट्रीज आती हैं उनके साथ भी आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल द तो बिल्कुल करेक्ट था, यहाँ पर कोई गलती नहीं थी। ठीक है, अब बात आती है कि मेरे को एक बिग हिंट मिली है, और वो बिग हिंट क्या है यार? लास्ट ईयर। जब भी किसी सेंटेंस में लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट टाइम, लास्ट वीक, लास्ट संडे, संडे लास्ट कुछ ऐसा दिखता है, तो पूरा जो सेंटेंस है वो किस में बनना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनना चाहिए। किस में बनना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इसकी पहचान होती है। सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इसकी पहचान होती है। ठीक है, तो देखो द वेस्ट इंडीज टीम, ये है सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी थी? सेकंड फॉर्म। जबकि सेकंड फॉर्म नहीं आई है, उन्होंने हैड दे दिया है। ठीक है, तो यहां पर क्या होना था? क्योंकि लास्ट ईयर है तो डिड नॉट विन होना था भाई। क्या होना था? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव ये होता है और ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है वो चीज समझो। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, डिडंट, और डिडंट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो देखो सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट या डिडंट आना था। ठीक है, डिडंट, और डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बच्चा? डू डज डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वन की जगह क्या आना था यार? यहाँ पर विन आना था। बढ़िया क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन था, और आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि भाई लास्ट ईयर वर्ड या एगो वर्ड आपको कभी सेंटेंस में नजर आता है तो आपने जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनाना होता है यार। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो यार क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखो, रोशनी always want to get the best of facilities whether she deserves it or not। अब देखो, अब मेरे को एक वर्ड मिला यहाँ पर always। ठीक है, ये जो हिंट है ना, ये always वर्ड अगर आपको कभी भी नजर आता है तो ये होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है। ठीक है, यानी डेली रूटीन दिखाता है यहाँ पर ये। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या कहता है? सब्जेक्ट या तो लगाओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, और ऑब्जेक्ट। ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, और अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। और याद रखना, जैसे नाउन है, नाउन अपनी बेस फॉर्म में सिंगुलर होता है। ये रहा, नाउन अपनी बेस फॉर्म में सिंगुलर होता है। नाउन में जब एस या ई एस लगता है तो नाउन प्लूरल बनता है। पेन का पेन्स, बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स। ठीक है, ये सब प्लूरल है और ये सब क्या है? सिंगुलर है। लेकिन वर्ब में उल्टा होता है। वर्ब में उल्टा क्या होता है उस बात को ध्यान से समझिएगा। वर्ब अपनी बेस फॉर्म में प्लूरल होती है, जैसे गो, जैसे प्ले। ठीक है, ये बेस फॉर्म है तो ये प्लूरल है। वर्ब में जब एस या ई एस लग जाता है, जैसे गोज, जैसे प्लेज, वर्ब में एस या ई एस लगने से वर्ब प्लूरल नहीं बनती है, वर्ब बनती है सिंगुलर। इस बात का ध्यान रखिएगा। वर्ब में एस या ई एस लगने से वर्ब सिंगुलर बनती है, जबकि नाउन में एस या ई एस ऐड होने से नाउन प्लूरल बनता है। ठीक है, अब देखो, रोशनी यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लेगा? वर्ब सिंगुलर लेगा। ठीक है, और वर्ब अपनी बेस फॉर्म में प्लूरल होता है। वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए आपने क्या ऐड करना होता है? वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए आपने उसमें एस या ई एस ऐड करना था। तो रोशनी वॉन्ट्स होना था, रोशनी वॉन्ट नहीं होगा।
ठीक है बच्चा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यार इसी तरह हमारी रोज क्लासेस चलेंगी। इंग्लिश की क्लास रोज 7 बजे आपका टाइमिंग फिक्स है, रोज 7 बजे आपको इंग्लिश की क्लास देखने को मिलेगी, ठीक है। और 6 to 7 संजय सर मैथ्स पढ़ाएंगे, और 8 to 9 मुकेश सर आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड, एफसीआई, एएफओ, बैंकिंग, सबसे रिलेटेड आपके यहाँ पर सेशन लेके आएंगे, ठीक है। तो आज इंग्लिश के सेशन को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूँ। मिलते हैं कल फिर से सेम टाइम एट 7 o'clock, ठीक है। तो बच्चा जाइएगा नहीं, इसके बाद मुकेश सर आने वाले हैं, तो उनकी क्लास को आप अटेंड करिए। मिलते हैं कल, थैंक यू।